Namaskar student. In our previous lecture, we started our chapter 18, People who won fame. In this chapter, we studied about the noble kings and the first king was Ashoka. We studied that Ashoka was fought lover kings and he fought many battles, but one battle changed his life and he became the follower of Buddha and worked for the welfare of the people and animals. And after then he won fame for his good deed. Now we will read about the another noble kings, which is the Mughal emperor Akbar. But student, firstly we need to know about the Mughal empire, who was the founder of Mughal empire and who was the father of Akbar. So I am going to giving you some basic information about the Akbar. Okay, so Mughal empire, Akbar was the third Mughal emperor and the most populous emperor of his empire. Okay student, but the founder of Mughal emperor was the Babur. Babur was the grandfather of Akbar. Who was Babur? Babur was the grandfather of Akbar. Okay, and Humayun was the father of Akbar. Okay student, the grandfather was Babur and Babur was the founder of Mughal empire, and after then Babur succeeded by Humayun, and Humayun was the father of Akbar. And student, Humayun, the full name of Humayun was the Nasiruddin Muhammad, and better known by his regional name Humayun, was second emperor of the Mughal empire. हुमायूं कौन थे बच्चों? हुमायूं जो थे वो मुगल एम्पायर के सेकंड एम्परर थे और उनका पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद. ओके, and Humayun loved to read books and he maintained a big library in his fort. Okay student, but Humayun was defeated by Sher Shah Suri. जो हुमायूं था बच्चों, जब बाबर की डेथ हुई तो जो हुमायूं थे जब वो एम्परर बने यानी कि किंग बने, तब उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक शासन नहीं कर पाए. उन्होंने क्या, उनके साथ क्या हुआ कि जो एक शेर शाह सूरी नाम का एक विलेज का सरदार था, उसने उन्हें हरा दिया. किसे हरा दिया? हुमायूं को. और फिर हुमायूं को 15 साल तक 15 ईयर्स तक उन्हें अपना जो एम्पायर था वो छोड़ना पड़ा. But after 15 years, Humayun had recovered the throne of Delhi, and after an interval of about 15 years. Okay, but he was not destined to enjoy the fruits of his victories. Means कि वो इतना लकी नहीं था कि वो अपनी इस जीत को ज़्यादा टाइम तक उसे देख पाता. बट तो क्या हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ? For a long time, he died on 26th January 1556 by an accidental fall from the roof of his library and fractured his head. एक दिन क्या हुआ बच्चों कि हुमायूं अपनी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जा रहे थे और वो उसकी छत से गिर गए और जिसकी वजह से उनके हेड में क्या हुआ? फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई. और फिर उस टाइम पे जो अकबर थे, अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं, वो बहुत छोटे थे. और जब हुमायूं की डेथ हो गई तो किसी भी एम्पायर के लिए उसका थ्रोन यानी कि जो उसकी राजगद्दी होती है जहाँ पर एक राजा बैठता है उसे थ्रोन कहते हैं, वो कभी खाली नहीं रहना चाहिए. अदरवाइज जो अदर इनेमीज किंग्स होते थे वो वहाँ पर अटैक कर देते थे. इसलिए अकबर उस टाइम पे बहुत छोटे थे, तो अकबर को हुमायूं के थ्रोन पर बिठाया गया और जो बैरम खान थे उन्होंने अकबर की देखभाल की. So here is given in your textbook, Akbar was 13 years old when he became the emperor. So अकबर कितने साल के थे? Only 13 years के थे जब उन्हें emperor बनाया गया, मीन्स राजा बनाया गया मुगल एम्पायर का. And was looked after by his guardian. और फिर जो उनके गार्डियन थे उन्होंने उनकी देखभाल की.
ही फाउट एंड वॉन मैनी बैटल्स। अकबर भी बच्चों अशोका की तरह बहुत सारे उन्होंने फैटल्स फाउट किए और वो सारे फैटल्स उन्होंने वॉन भी किए, जीता भी उन्होंने। ही वॉज अ वेरी वाइज किंग, और वो बहुत ही बुद्धिमान, वाइज मीन्स बुद्धिमान राजा थे। एंड ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स मीन्स वो लोग जो उनके एम्पायर में रहते थे, जो आम जनता होती है किसी भी किंगडम में रहने वाली या किसी भी कंट्री में रहने वाली, उसे सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो अकबर थे उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, वो उन्हें अपने बच्चों की तरह मानते थे। एक जो किंग होता है, अगर एक अच्छा किंग बच्चों वो होता है जो अपने सब्जेक्ट्स के, अपने जो आम जनता है उसे अपने बच्चों की तरह मानता हो, उनकी देखभाल करता हो, उनके हर दुख सुख में उनका भागीदार बनता है। तो जो अकबर थे वो भी एक ऐसे ही किंग थे। वो अपने आम जनता से, अपने सब्जेक्ट से बहुत प्यार करते थे, उन्हें बहुत अच्छे से रखते थे, उनका बहुत ध्यान रखते थे। ही इज़ ऑल्सो नॉन एज अकबर द ग्रेट, और अकबर भी अशोका की तरह, जैसे अशोका को उनके गुड डीड के लिए अशोका द ग्रेट कहा जाता है, वैसे ही अकबर को भी उसके गुड वर्क की वजह से, उसके गुड डीड की वजह से अकबर द ग्रेट कहा जाता है। ओके, फॉर हिज विजडम एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन। अब अकबर को जो ग्रेट अकबर कहा जाता है वो किस लिए, उनकी विजडम यानी बुद्धिमान, जो बुद्धिमान थे वो बुद्धिमानी वाला काम करते थे। एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है कि राजपाट संभालना और शासन देखना। जो एक राजा के लिए सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वो सिर्फ राजा बन के बैठ जाए, उसे वहाँ की पब्लिक के लिए हर चीज़ फैसिलिटेट करना होता है, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो इन सब कामों को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेते हैं कि वो पब्लिक के लिए पानी की व्यवस्था करे, और स्कूल की, हॉस्पिटल्स की, रोड बनाने की, और क्या प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों को, इन सब चीज़ों के बारे में सुने और जाने। तो जो भी लोग इन सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। तो जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही परफेक्ट था। और अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर जो बहुत सारे रूल थे, उन रूल्स को हम आज भी फॉलो करते हैं, तो इसलिए अकबर को अकबर द ग्रेट कहा जाता है। उनके एडमिनिस्ट्रेशंस की कौन सी ऐसी चीज़ है जिन्हें हम आज भी फॉलो करते हैं, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ द नवरत्ना ऑफ द अकबर। ओके, here is given, do you know Birbal was a minister and one of the 9 gems in the court of Akbar। अब बच्चों देखो, बीरबल जो थे वो अकबर के मिनिस्टर थे यानी मंत्री थे। वो हर चीज़ में उन्हें सलाह देते थे। मंत्री का काम ही होता था कि वो राजा को हर एक चीज़ के बारे में बताए और उसकी हेल्प करे और उसे एडवाइस दे। लेकिन बीरबल उनके 9 जेम्स, बच्चों देखो अकबर के कोर्ट में जितने भी लोग थे जो वहाँ पर वर्क करते थे कोर्ट के अंदर, उनमें से 9 पीपल ऐसे थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे अकबर के लिए। और ये 9 पीपल अकबर के 9 जेम्स मीन्स रत्न, तो उन्हें नव यानी 9 मीन्स 9 और रत्न मीन्स जेम्स, नव रत्न कहा जाता है। अशोका अकबर के 9 रत्न के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो उनमें से बीरबल बहुत फेमस थे, बट जो अदर 8 जेम्स थे यानी 8 पीपल्स थे वो भी बहुत फेमस थे, और हर किसी का अलग अलग एक वर्क था और हर किसी की अपनी एक इम्पोर्टेंस थी। So I am going to tell you about the short information about the 9 gems of Akbar. Okay, so first is Navratna of Akbar. First is Raja Birbal. Now who was Raja Birbal? He played the role of court jester in the court of अकबर। अब बच्चों देखो, बीरबल जो थे वो मिनिस्टर थे और एक न्याय करने में राजा की हेल्प करने वाले, एक बहुत इम्पोर्टेंट हेल्प करने वाले पर्सन में से उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। His real name was Mahesh Das and the name Raja Birbal was given by अकबर। अब बच्चों देखो, जो बीरबल थे उनका रियल नेम था महेश दास, और जो राजा बीरबल नाम उन्हें दिया गया वो किसने दिया था, उन्हें अकबर ने दिया था। ओके, हिंदी he was a master in संस्कृत, पर्शियन एंड हिंदी लैंग्वेज। अब बच्चों देखो, राजा बीरबल को हिंदी, संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज
की भी नॉलेज थी. ओके, ही ऑल्सो गेव military and administrative services to Akbar and died in the battle while subduing the unrest amongst Afghani tribes in northwest India. अब बच्चों देखो कि जो राजा बीरबल थे वो मिलिट्री यानी कि फौजी जो भी उनके फौज के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती थी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी या सर्विसेज थे, उसके अंदर भी वो अकबर की हेल्प करते थे. और जो बीरबल थे उनकी डेथ कब हुई थी? एक बैटल में हुई थी जब वो अफगानी ट्राइब्स के साथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लड़ रहे थे. ओके, नाउ द सेकंड जेम्स इज तानसेन. राम तानू, द तानसेन was the second gems of the Akbar's court. Okay, and his nickname was Ram Tanu. Okay, so Ram Tanu was his birth name and was a disciple of स्वामी हरिदास. अब बच्चों देखो तानसेन तो जो थे उनका बर्थ नेम राम तानु था और वो डिसिपल ऑफ स्वामी हरिदास. वो किसके डिसिपल थे? स्वामी हरिदास के, यानी कि उन्होंने अपनी शिक्षा जो भी थी वो हरिदास से उन्होंने ली इन स्टार्टिंग, शुरुआत में. एंड लेटर ऑन ही लर्न म्यूजिक फ्रॉम हजरत मोहम्मद गौस. और बाद में उन्होंने हजरत मोहम्मद से म्यूजिक की यानी कि संगीत की शिक्षा ली. ही वॉज अ म्यूजिशियन इन अकबर्स कोर्ट एंड इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज एपिक दुरापत कंपोजिशंस. बच्चों अब तानसेन कौन थे? अकबर्स के कोर्ट में एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे और उन्हें उनके एपिक दुरापत कंपोजिशंस यानी कि म्यूजिक में उन्होंने बहुत सारे राग बनाए. दीपक राग के लिए तानसेन बहुत फेमस है. एंड क्रिएटिवली सेवरल न्यू राग्स, और उन्होंने बहुत सारे ध्रुपद कंपोजिशन बनाया और बहुत सारे राग्स बनाए जिसमें दीपक राग और मेघ राग ये सारे बहुत फेमस हैं. ओके स्टूडेंट, और जो बच्चों तानसेन थे वो ग्वालियर के रहने वाले थे. तो ऐसा तानसेन के बारे में एक बात कही जाती है हंसी हंसी में कि तानसेन के ग्वालियर में बच्चा रोता है तो सुर में, और अगर कोई पत्थर भी गिरता है ना तो वो भी एक राग में गिरता है. ओके, तो ये तानसेन के लिए एक हंसी वाली बात कही जाती है. एंड एज वेल एज फॉर राइटिंग टू क्लासिक बुक्स, और उन्होंने बहुत सारे क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड बुक्स लिखे थे. उसमें कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है? श्री गणेश शास्त्र एंड द संगीता सारा. ये दो उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट म्यूजिक के बुक्स थे जो उन्होंने लिखे थे. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज अबुल फजल. हिज रियल नेम वॉज शेख अबुल फजल इबन मुबारक, ऑल्सो नॉन एज अबुल फजल एंड अबुल फजल आलमी. ये सारे उनके नेम थे अलग अलग, बट शॉर्टकट में उन्हें क्या कहा जाता था? अबुल फजल. ओके, ही वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा एंड आईने अकबरी. अब बच्चों ऑथर मीन्स लेखक जो बुक लिखते हैं. तो अबुल फजल क्या थे? अकबर के कोर्ट के राइटर थे और उन्होंने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक लिखी, अकबरनामा एंड आईने अकबरी. ये दोनों ही बुक ऐसी हैं जो अकबर के शासनकाल को, यानी कि अकबर ने अपने शासन के टाइम पे क्या क्या किया और किस तरीके से रूल किया, ये सारी चीज़ें इन दो बुक्स में लिखी हुई हैं. अकबरनामा और आईने अकबरी से हमें अकबर की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में पता चलता है. व्हेन यू विल गो इन योर हायर स्टैंडर्ड यू विल बी रीड अबाउट द बाबर एंड हुमायूज एंड अबाउट ऑल्सो अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत. ओके, ये बाबर से रिलेटेड है. पानीपत की जो भी लड़ाई थी, बैटल्स थे और बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट विल कम इन योर हायर स्टैंडर्ड in 8th standard or maybe in 9th or 10th. Okay, so these are the basic information for you. Now he also translated the Bible. He also translated the Bible in Persian language. और बच्चों अबुल फजल ने बाइबल को, जो कि इस्लामिक होली बुक है, उसे पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था.
Okay, now the Faizi. Faizi was the fourth gems of the Akbar's court. He was a poet and Abul Fazl's brother. जो फैजी थे वो इसी अबुल फजल के ब्रदर थे, जो कि ऑथर थे. अबुल फजल ऑथर थे और फैजी कौन थे? पोइट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट यानी कवि. कहाँ? अकबर के कोर्ट में इंपॉर्टेंट कवि फैजी थे और फैजी का भाई अबुल फैजल उनके कोर्ट का ऑथर था. ओके, नाउ he was one of the Navratna of Akbar and was given the status of Malik us Shuara. और जो फैजी थे बच्चों वो अकबर के कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट जेम्स थे और उन्हें अकबर ने एक स्टेटस दिया था यानी उपाधि दिया था जिसे उनकी लैंग्वेज में मलिक उस सुआरा कहा जाता है, जिसका मलिक उस सुआरा का मतलब है कोर्ट पोइट यानी कि उस अकबर के कोर्ट के सबसे बड़े कवि. और ये नाम भी उन्हें अकबर ने ही दिया था. एंड फैजी ने क्या किया बच्चों? ही ट्रांसलेटेड लीलावती इनटू पर्सियन लैंग्वेज. उन्होंने लीलावती नाम की बुक को, जो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन लिटरेचर्स की एक बहुत बड़ी बुक है, उसे पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था. और लीलावती क्या है? संस्कृत वर्क इन मैथ्स विच इज रिटन बाय द भास्कराचार्य. ओके, नाउ द फिफ्थ जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट इज राजा मान सिंह. अब राजा मान सिंह कौन थे बच्चों? राजा मान सिंह वॉज द राजा ऑफ अम्बेर एंड वॉज वन ऑफ द फेमस नवरत्नाज ऑफ द रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर. अब बच्चों राजा मान सिंह एक राजा थे, कहाँ के? अम्बेर, जो कि राजस्थान में था. एंड ही वॉज द फेमस नवरत्नाज, और वो अकबर के कोर्ट के एक फेमस नवरत्नाज थे. क्यों? क्योंकि वो अकबर की मिलिट्री के जनरल थे. ओके, ही वॉज अकबर की शादी अम्बेर में हुई थी और जो राजा मान सिंह थे वो अकबर्स के फादर इन लॉ के ग्रैंडसन थे. ओके, सो ही वॉज अ जनरल इन अकबर्स आर्मी and was the grandson of Akbar's father-in-law. और फादर इन लॉ का क्या नाम था? भरमल. ओके, एंड ही फाउट मैनी बैटल्स इंक्लूडिंग द हिस्टोरिक बैटल ऑफ हल्दी घाटी अगेंस्ट महाराणा प्रताप. और बच्चों मान सिंह, राजा मान सिंह ने बहुत सारे बैटल्स फाउट किए थे अकबर की तरफ से, और उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल है जिसके बारे में आपकी हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, जो कि क्या था? हल्दी घाटी. हल्दी घाटी बैटल राजा मान सिंह के ऑब्जर्वेशन में अकबर ने विन किया था. और ये एक ऐसा बैटल था जिसे हिस्ट्री में आज भी बहुत अच्छे से जाना जाता है. क्यों? क्योंकि जो मुग़ल एम्परर की ये जो लड़ाई थी वो किसके साथ थी? महाराणा प्रताप की. और महाराणा प्रताप की डेथ भी इसी हल्दी घाटी बैटल में हुई थी. दैट इज़ वाई हल्दी घाटी बैटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर हिस्ट्री एंड वी मस्ट रीड it in the Mughal also in the history of Mughal Empire. Okay, and the second is the Raja Todermal. And who was the Raja Todermal बच्चों? Raja Todermal is very important for Akbar's administration, and also we are following the rules which was made by the Todermal. Okay, in our present life he was the finance minister of the Mughal Empire during Akbar's reign and was one of the Navratnas in Akbar's court. अब बच्चों देखो राजा टोडरमल कौन थे? राजा टोडरमल अकबर के कोर्ट में एक फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्तीय मंत्री, यानी कि जो पैसों का देखभाल करता है, कौन सी चीज़ कहाँ खर्च करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है, किसको कितना देना है, क्या करना है, कहाँ से कितने पैसे आए, इन सब चीज़ों का हिसाब किताब लगाकर राजा को एडवाइस देना, ये सारे काम किसके होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर के. और आज भी हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर्स ही जो हमारा बजट होता है, एनुअली बजट, वो रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो राजा टोडरमल क्या थे? राजा टोडरमल वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट नवरत्नास इन द अकबर courts. Okay, and he introduced standard weights and
मेजर्स अ लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट सिस्टम। और राजा टोडरमल ही ऐसे पर्सन थे बच्चों जिन्होंने दुनिया में पहली बार स्टैंडर्ड यूनिट जो थी लैंड को नापने की और सेटलमेंट सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में दुनिया को इंट्रोड्यूस्ड करवाया। इससे पहले ये सिस्टम नहीं था। एंड ऑल्सो ही स्टार्टेड रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑफिसर्स। और इन्होंने रिवेन्यूज़ यानी कि कर वसूल करने वाले ऑफिसर्स को लेबल वाइज अपॉइंट करने की जो सिस्टम थी उसे बनाया। दिस सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस बाय पटवारी। और ये जो सिस्टम है रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट और ये ऑफिसर्स और ये लैंड सेटलमेंट, इन सब की का मेंटेनेंस कौन करता है? पटवारी। एंड इज स्टिल यानी जो पर्सन इन सब चीज़ों की देखभाल करता है उसे पटवारी कहा जाता है। एंड इज स्टिल यूज्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और पटवारी सिस्टम आज भी इंडिया और उसके आसपास के कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। विच वॉज इम्प्रूव्ड बाय। और जो पटवारी सिस्टम थी बच्चों वो टाइम टू टाइम उनमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया। ब्रिटिश टाइम में भी वो इम्प्रूव हुई और उस टाइम पे भी ब्रिटिश लोगों के टाइम पे भी पटवारी सिस्टम यूज़ होती थी। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आज के टाइम पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सिस्टम को फॉलो करती है और समय समय पर उन्होंने इसके अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट लानी थी या कुछ डिमेरिट्स थी इसकी, उन सब चीज़ों को हटाकर इसे इम्प्रूव किया है। ओके स्टूडेंट, तो राजा टोडरमल और राजा मान सिंह हो, चाहे राजा टोडरमल हो या फिर तानसेन हो, हम किसी को नहीं भूल सकते। एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट, everyone has its important for their deeds. Okay, and the seventh gems is Mulla Do Paiza. Who was Mulla Do Paiza? He acted as an advisor to Akbar. मुल्ला दो पैज़ा बच्चों क्या थे? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइज़र थे अकबर के कोर्ट में, और इनकी एडवाइजरी बहुत स्ट्रिक होती थी। और अकबर ने जितने भी फाउट विन किए या फिर उन्होंने अपना जो भी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, उनमें अकबर अकेले कुछ नहीं कर सकते थे बच्चों, अगर जब तक कि इनके 9 जेम्स इन्हें सलाह नहीं देते। अकबर ने अगर जो कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छा किया, जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन उसका आज उन्होंने बनाया या फिर वर्क किया, उन सब के पीछे उनके साथ साथ उनके 9 जेम्स की भी विजडम काम करती है। ओके, एंड द 8th one is Fakir Aijuddin. Okay, so who was he? He was a Sufi majestic and advisor. वो कौन थे? सूफी मैजिस्टिक, यानी कि जो मुग़ल एम्परर थे वो जो थे ये इस्लामिक धर्म को मानने वाले थे। तो उनके यहाँ की जो भी मैजिस्टिक होती थी, जो भी भाग्यवाद या भगवान जैसा कुछ मानने वाली चीज़ें, हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो उससे पहले ये सोचते हैं कि नहीं ये काम गलत है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पाप लगेगा, भगवान हमें ऐसा कहेंगे। तो इस तरीके की एडवाइस देने वाले पर्सन थे ये, मैजिस्टिक एडवाइज़र थे। एंड ही वॉज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट डॉक्टर। वो डॉक्टर की तरह भी वर्क करते थे, हकीम थे। जो इस्लामिक लैंग्वेज है उसमें डॉक्टर को हकीम कहा जाता है। सो जो फ़ाकिर ऐजुद्दीन थे वो अकबर के कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट डॉक्टर भी थे। ही यूज्ड टू गिव अकबर एडवाइस ऑन रिलीजियस मैटर, और धार्मिक मैटर पे भी, रिलीजियस मैटर यानी धार्मिक मैटर पे भी वो अकबर को जो थे अकबर को एडवाइस देते थे। ओके, एंड द 9th इज़ अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान आई खाना। Okay, who was he? He was the son of Bairam Khan and Akbar's trusted guardian and mentor. वो बैरम खान के जो थे वो सन थे। बैरम खान कौन थे? जिन्होंने अकबर को पाला था हुमायूं की डेथ के बाद। ओके बच्चों, और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन था उनकी फैमिली का, और साथ ही साथ उनके मेंटर थे, यानी कि उन्हें एडवाइस करते थे क्या करना है और कैसे करना है। He is known for his Urdu couplets and his books on astrology. और बच्चों अब्दुल रहीम खान ने एस्ट्रोलॉजी की बुक्स लिखी थी और इसके लिए वो बहुत फेमस है। ही ट्रांसलेटेड बाबरनामा,
चगाती लैंग्वेज टू पर्शियन लैंग्वेज। उन्होंने जो अबुल रहीम खान थे उन्होंने क्या किया बच्चों कि जो बाबरनामा है जिसके अंदर बाबर की पूरी लाइफ स्टोरी दी गई है उसे ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज से? चगाती लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ओके स्टूडेंट, सो all these about the Akbar and the Mughal empire. And Akbar was great reformist. He brought peace and treat his subjects fairly. उन्होंने अपने जो ग्रेट रिफॉर्मिस्ट थे यानी कि सुधारवादी, यानी कि जो बीरबल का टाइम था, जो बच्चों बाबर का जो टाइम था जब बाबर ने मुग़ल एम्पायर को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया इंडिया के अंदर, उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर की जो छवि थी यानी कि उसका जो वर्क था वो बहुत अलग था। वो हिंदुओं के साथ बहुत गलत करते थे। लेकिन जो अकबर का टाइम आया तब अकबर ने बाबर से बिल्कुल अलग काम किया। अकबर ने बाबर से ज़्यादा यहाँ पर लोगों के अंदर प्रसिद्धि हासिल की और वो यहाँ के लोगों के, इवन इंडियन लोगों के जो नॉन इस्लामिक पीपल थे उनके भी फेमस किंग बने। और अकबर ने क्या किया कि फेयर रिफॉर्मिस्ट, उन्होंने अपने मुग़ल एम्पायर की जो भी गलत चीज़ें थी उन्हें हटाया और उसे रिफॉर्म किया। और साथ ही साथ अपने शासनकाल में उन्होंने पीस यानी कि शांति भी स्थापित की। एंड ट्रीट ही सब्जेक्ट फेयरली, और उन्होंने अपने जो भी लोग वहाँ पर रहते थे उनके सब्जेक्ट थे यानी कि आम पीपल थे, उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि कौन इस्लामिक है और कौन हिंदू है। उन्होंने सबको एक समान समझा, सबकी प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। वही कारण है कि आज हम अकबर को अकबर द ग्रेट कहते हैं और अपनी हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं अपनी हिस्ट्री का। ही अपोज